तो मुझे कई एक्स सर्विसमैन ले आए थे। उन्होंने मुझे वन रैंक वन पेंशन के लिए बहुत धन्यवाद दिया। वो इतने भाव विभोर थे कि हमारा 40 साल पुराना वन रैंक वन पेंशन का मामला आपने सुलझा दिया और लाखों करोड़ रुपया ये हमारे एक्स सर्विसमैन को हमने पहुंचाए। जिन लोगों ने राष्ट्र की सेवा के लिए अपने पूरे जीवन काम किया, आज बंगाल में उनका शोषण हो रहा है। इन लोगों ने कल मुझसे इस बारे में विस्तार से बात की है। आज मैं इस मंच से हमारे एक्स सर्विसमैन जिनको बंगाल की धरती पर टीएमसी सरकार लगातार अन्याय करती है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि बंगाल की भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी और आपकी मुसीबतों को दूर करने के लिए मेरे तीसरे टर्म में भारत सरकार हर कानूनी काम में आपकी मदद करेगी। ये मैं सभी एक्स सर्विसमैन को विश्वास दिलाता हूं। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा जैसलमेर से। पिछले 3 दिनों से हमारा मीडिया, सैनिक मीडिया, जो यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया कह दो, बंगाल के अंदर मोदी जी के द्वारा कोई एक वक्तव्य को दिए हुए जो कि सैनिकों के बारे में उछल उछल के लिख रहा है, कूद कूद के लिख रहा है। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। उन्होंने सिर्फ मेरे ख्याल से 1 से 1.5 मिनट तक एक सेंटेंस लिया था और इसमें एक जो बड़ी बात वो थी कि अभी तक चुनाव आचार संहिता लगने के बाद में, चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे जो सैनिक प्रकोष्ठ थे, प्रधानमंत्री जी किसी भी स्टेट में गए हैं, वहाँ के सैनिक प्रकोष्ठ को उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं दिया और न ही उन 1 सेकंड उन प्रकोष्ठों की सुनी जहाँ भी गए अभी तक, जो 3 हमारे चुनाव हो चुके हैं जिन स्टेटों में, और आगे 4 चरणों में और होने हैं। इसी में एक बंगाल आता है। लेकिन बंगाल का जो सैनिक प्रकोष्ठ है, सैनिक प्रकोष्ठ बीजेपी का, उसको वो अपने से मिलने का मौका दे देते हैं। लेकिन आप उनके शब्दों को अच्छी तरह से नहीं क्या तोड़ नहीं सकते हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो। और अगर हम लोग अनपढ़ जाहिल गुंवार भी है तो इतना समझते कि वो बोल क्या रहे हैं कि बंगाल के पूर्व सैनिक मुझसे मिले। ओके, हाँ मिले साहब, और उन्होंने मेरे को जो मैंने दूसरा ओआरओपी दिया, यानी कि जो सेकेंड ओआरओपी दिया, और जो मैंने लाखों करोड़ रुपए दिए, उसके लिए मुझे धन्यवाद दिया। क्या दिया? धन्यवाद दिया। और उसके साथ में उन्होंने एक शिकायत की कि जो बंगाल की तृणमूल कांग्रेस है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, वो पूर्व सैनिकों को बहुत परेशान करती है। दोबारा सुनिए, जो बंगाल की राजनीतिक पार्टी है, जो सरकार चलाती है, वो पूर्व सैनिकों को बहुत परेशान करती है। तो उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की अभी जो हमारी तीसरी टर्म की सरकार आएगी, इसमें हम आपसे वादा करते हैं कि आपके बंगाल के पूर्व सैनिकों को, बंगाल के पूर्व सैनिकों को, उन्होंने देश के पूर्व सैनिकों को नहीं बोला, ठीक है ना, तृणमूल कांग्रेस के सत्ताए पूर्व सैनिकों को, इन पूर्व सैनिकों को पूरी कानूनन सुरक्षा, कानूनी सहायता, क्या आर्थिक नहीं बोला, कानूनी बोला। आर्थिक शब्द नहीं आया उनके सेंटेंस में, कहीं आर्थिक नहीं आया। कानूनी सहायता दी जाएगी पूर्व सैनिकों को। तो यहाँ ओआरओपी का आपका क्या संबंध है भाई इस वक्तव्य से? कहाँ उन्होंने मतलब आपके ओआरओपी की विसंगतियों के बारे में कहीं संज्ञान ले लिया? किस जगह ले लिया? बंगाल में उनकी मजबूरी है, बंगाल में उनकी बहुत बड़ी मजबूरी है कि उनको सैनिक प्रकोष्ठ को
सुनना पड़ा। बाकी जगह जहाँ मजबूरी नहीं है, सैनिक प्रकोष्ठ को लात मारा हुआ है, जैसे कि हमारे को लात मारा हुआ 14 महीने से। बाकी अब भाई मैं भी अंध भगत मोती भगत हूँ, क्योंकि अभी तो वोट देता आ रहा हूँ ना भाई, अभी भी दे रहा हूँ ना, अभी भी तो दिया है ना, और झूठ भी नहीं बोलूँगा भाई। मैंने वोट तो है जो इस बार है जो जब मेरा पानी नाक से ऊपर चला गया, क्योंकि कांग्रेस का तो मैंने बता दिया ना कि 2-3 क्षण ऐसे थे जो ज़िंदगी के 1938 की कांग्रेस का अधिवेशन बॉम्बे का, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू ने पदभार ग्रहण किया था, सुभाष चंद्र बोस को विदेश जाना पड़ा था, उसके पीछे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ये जब पूरा इतिहास पढ़ा तो तब से ही मुझे उनसे नफरत हुई, आज तक नफरत है, फिर उनकी नीतियों से नफरत है। उसके बाद में जो संजय गांधी ने हमारे बाप दादाओं को, यानी कि मेरे तो बाप की बात करूँगा, जो कितने महीनों तक या वो जंगल में भागते रहे अपने वो नाड़ी को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने गूंगा, बहरा, पागल रोड से कहीं से भी उठा के उन्होंने 60 लाख व्यक्तियों की, लोगों की वो नाड़ी काट दी। उसके बाद तो मेरे को ये मतलब वो कसाईयों की तरह लगने लगे। लेकिन अब जब सोचा कि चलो ये एक पार्टी आई है, नेशनल पार्टी आई है, राष्ट्रीय सोच की पार्टी आई है, चलो ये हिंदुत्व की भी बात करती, जो भी करती है। मैं हिंदू मुस्लिम में विश्वास नहीं रखता हूँ, ठीक है ना, मैं एक सैनिक आदमी हूँ, वर्दी पहनता हूँ। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख इकाई माँ के जाए हुए चारों बेटे हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन चलो फिर भी, लेकिन जिस दिन मणिपुर का वो कारगिल का योद्धा रोया था सरकार के आगे, लोगों के आगे, जिसकी बीबी की कितने लोगों ने मिलके रोड पे नंगी उसको मतलब ट्रेड करवाई, उसका बलात्कार किया, उसके साथ में पिछले 2 साल से जो मैं बलात्कार देख रहा हूँ, जो हमारी राष्ट्रीय संस्थानों का, राष्ट्रीय जो हमारी एजेंसियों का, और साथ में लोग जो अब बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा धक्का उस लगा कि मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, कि जब मैंने पहला पोस्टर वो देखा कि भगवान रामचंद्र को बालक के रूप में अंगुली पकड़ा के वो मंदिर में लेके जा रहे हैं, बस वहाँ मैंने फुल स्टॉप लगा दिया कि अब यहाँ पर इनकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। एज ए पीएम इनको ये शोभा नहीं देता है कि वह है जो भारत का प्रधानमंत्री इस बालक राम को उसके घर में लेके जा रहा है। हाँ, आप लोगों को लगता होगा भाई आपके ये तारणहार है और आपके ये मतलब वो है। मैं मोदी जी को गलत नहीं बोलता हूँ, इनकी विदेश नीतियाँ भी अच्छी रही है, बहुत कुछ अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, ठीक है ना। कभी इन्होंने मुंद्रा में 20,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी की थी, उसके बारे में बात नहीं की। कभी भी जो पकड़े गए, यानी कि जो बीजेपी एक प्योर डीएनए की थी, उसके अंदर हर पार्टी का गंद उठा के उस मशीन से निकाल के प्योर करके डाल दिया, हत्यारे, बलात्कारी, ये सब कुछ। तो ये सारी चीज़ मिला के मुझे नफरत के उस आवरण में ले गई। अंदर से आज भी विचार करता हूँ कि शायद भगवान ने अटल बिहारी वाजपेयी को लंबी उम्र दी होती, काश इनको ये मौका ही नहीं मिलता और आडवाणी जी आ जाते, काश जसवंत सिंह जी उस टाइम आवेश में आके बीजेपी को ना छोड़ते, काश गोपीनाथ मुंडे उस हादसे का शिकार नहीं होते, जो हादसा नहीं था, एक साजिश थी, काश प्रमोद महाजन वो वक्त से पहले नहीं चले जाते, काश यशवंत सिन्हा अकेले न पड़ जाते और वो भी छोड़ कर न निकल जाते, काश हार थक के आडवाणी जी अपने घर में जाके कुर्सी पे न बैठ जाते, काश मतलब विनय कटियार यूपी के अंदर सबको छोड़ के पीछे बैठ गए, काश ये जो चुनाव आए जब सब बीजेपी के पुराने लीडरों ने हाथ खड़े कर दिए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मेरी बात को पुष्टि हो गई कि अब सिर्फ कुछ बच गए हैं जिनके आंखों के ऊपर अभी पट्टी बंधी हुई है कि इस देश का अभी तारणहार कोई नहीं है, न बीजेपी है न कांग्रेस। इस देश की तारणहार सिर्फ पब्लिक खुद है। पब्लिक को खुद आगे आना पड़ेगा, पब्लिक को रास्ता निकालना पड़ेगा, पब्लिक को विपक्ष का रोल निभाना पड़ेगा, पब्लिक को वो गोदी मीडिया के हाउस तोड़ने पड़ेंगे या जोड़ने पड़ेंगे या उनको सबक सिखाना पड़ेगा कि सही खबर है दिखाओ, नहीं तो उनके टावरों को बंद करो।
यानी कि पब्लिक ही एक ऐसा है कि जो अब आगे आके अपने देश को बचा सकती है। राजनीतिक पार्टी कोई भी इस देश को नहीं बचा सकती। क्यों? कि उनको आज 50-50 साल के पुराने सिंबल मिले हुए हैं, लोग उस सिंबल के ऊपर वोट दे देते हैं। उनको क्या पता कौन खड़ा है कौन नहीं। एक अनुआट बन रहा जो कांग्रेसी चलता आ रहा है वो हाथ पर वोट दे देगा, जो अनपढ़ है कुछ भी पता नहीं वो फूल को वोट दे देगा। नहीं, हर साल चुनाव भी नहीं नया मिलना चाहिए ना। आप वोटिंग का फिर आप देखो मज़ा, वोटिंग का भी मज़ा देखो। ये सिंबल भी बराबर नहीं होना चाहिए, हर इलेक्शन में सिंबल भी चेंज होना चाहिए, तब देखो क्या पता चलता है कि वोटिंग कैसे होती है। इसलिए भाइयों, जिसने भी ये गलतफहमियाँ फैलाई है कि मोदी जी ने बंगाल के अंदर ORP के ऊपर बहुत बड़ी जिगर दिखाया है, उन्होंने 1% का नहीं, 1% का नहीं, सीप वो होती है ना कौड़ी का भी नहीं दिखाया। इसलिए भ्रम में मत रहिए, भ्रम मत पालिए और अपना आंदोलन की तैयारी कीजिए। आगे आइए, 4 तारीख आने वाली है, एकजुट होइए और आके जंतर मंतर पे अपना वापस जो संभालना वो संभालिए और आगे बढ़िए। जब तक आप सरकार को अच्छी तरह से नहीं गिरोगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जय हिंद, जय भारत।